हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी के लिए IAS में। नमस्कार, मैं हूँ रिजा सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इंडियन पॉलिटी में इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी रूल्स, एक्ट, रेगुलेशंस अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने पास किए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इट्स मीन, व्हाट इट्स वैल्यू, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसका क्या वैल्यू है हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइव्स में, ये इतना पावरफुल कैसे हैं और हम इसके बारे में क्या जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी जो है वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी है दो टीम्स की। एक है ए टीम, एक है बी टीम। टीम ए एंड टीम बी, ये दोनों क्रिकेट मैचेस की टीम्स हैं। टीम ए जो है उसके पास अपना एक लीडर है, यानी कि कैप्टन है, और वो उस टीम को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बताता है। उन रेगुलेशंस को टीम के सारे मेंबर्स फॉलो करते हैं। दूसरी है टीम बी, जिसका ना तो कोई कैप्टन है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तब अब आप बताइए, जब ये दोनों ही टीमें खेलने जाएंगी, इन दोनों टीमों में से किस टीम का प्रदर्शन, किस टीम का जो आउटपुट है, आउटकम है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? कौन सी टीम शानदार मानी जाएगी? किस टीम से हम जीतने की उम्मीद कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही सोचा आपने, टीम ए। ऐसी टीम जिसके पास अपना एक कैप्टन है, जिसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है, किसको कब बैटिंग करनी है, कब बॉलिंग करनी है, किस प्लेस पे रहना है, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ वो अपनी टीम का डेकोरम मेंटेन करते हैं। उनको अपना गोल पता है। सारे टीम मेंबर्स कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टीम बी की। टीम बी क्या करेगी? टीम बी के पास ना तो कोई कैप्टन है, यानी कि इस टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं है, यानी कि कोई इसलिए बाध्य नहीं है कि किसी को कोई रूल फॉलो करना है, कब बैटिंग करनी है, कब बॉलिंग करनी है, किस प्लेस पे खड़ा रहना है। जब बेसिक रूल्स नहीं होंगे, कोई कैप्टन नहीं होगा, कोई लीडर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस टीम में केओस होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। दिशा निर्देश जब होंगे ही नहीं तो वो अपने लक्ष्य से भटकेंगे और जाहिर सी बात है वो शानदार प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बशर्ते वो केवल और केवल लड़ाई झगड़े में ही उलझे रहेंगे। इसका मतलब है कि ये टीम हमारी आदर्श टीम नहीं है। ऐसी टीम्स हम कभी नहीं चाहेंगे जो कि हमें एक अच्छा प्रदर्शन करके ना दे, जिसमें लड़ाई झगड़े होते रहें, शांति व्यवस्था ना बने, डेकोरम ना मेंटेन हो। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास है, आपको कैसी क्लास चाहिए? आपको एक ऐसी क्लास चाहिए है जिसमें सारे बच्चे पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए, डेकोरम मेंटेन करते हुए क्लास में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आपको एक ऐसी क्लास चाहिए जहाँ पर ना तो कोई मॉनिटर है, ना ही कोई टीचर है, सारे बच्चे बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए उस क्लास में शोर मचा रहे हैं? कैसी क्लास चाहिए आपको? आपको चाहिए एक शांत, डेकोरम मेंटेन करने वाली क्लास, डिसिप्लिन क्लास चाहिए। जब क्लास डिसिप्लिन होगी तभी टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा और उस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स का जो गोल है, जो एम है, वो अचीव कर पाएंगे। अगर एक क्लास है जहाँ पर कोई रूल्स ही नहीं है, डेकोरम ही नहीं है, तो क्या वहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे? जब पढ़ नहीं पाएंगे तो अपने एम्स और अपने गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई सीट के ऊपर बैठेगा, कोई बात करेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई शोर मचाएगा, वहाँ पर पढ़ाई होना संभव ही नहीं है। तो एक बेसिक नीड है हर चीज़ की, चाहे फिर वो टीम हो, चाहे फिर वो एक
क्लास हो, चाहे हमारा खुद का घर हो, या एक छोटा सा कोई फंक्शन हो, हर चीज़ में हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जिससे कि व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू ढंग से चल सकें, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो सकें। ठीक इसी तरीके से केवल आज़ाद होना ही काफ़ी नहीं था। 1947 में हमने खुद को ब्रिटिशर्स से तो आज़ाद कर लिया, लेकिन उसके बाद अब हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक कंट्री है, उस कंट्री का मैनेजमेंट कैसे हो, उस कंट्री का लेजिस्लेशन कैसे हो, एग्जीक्यूशन कैसे हो, वहाँ की जुडिशियरी कैसी हो, कैसे चीज़ें चलेंगी। अब इन सब के लिए हमें किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो हमें इन सब के बारे में बता सके। इसलिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका फॉर्मेशन होता है। 1946 में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मिलती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि एक सभा है जहाँ पर कई सारे लोग बैठकर आपस में चर्चा करेंगे कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश के लोगों के पास क्या अधिकार होने चाहिए, हमारे क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, हमारी न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी, जुडिशियरी कैसे काम करेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए एक सभा का आयोजन होता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। ये बनती है 1946 में। इसमें 300 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं और अलग अलग स्टेट या एरिया से आते हैं। यानी कि हमारे इंडिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे फेथ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये डाइवर्सिटी का कंट्री है। तो इसी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए 300 प्लस मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर बैठते हैं और चर्चा करते हैं इस बात के ऊपर कि हमारा जो देश होगा वो कैसा होगा। और फाइनली 26 नवंबर 1949 में वो सभी लोग एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? एक डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसका नाम इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इस डॉक्यूमेंट पे सभी लोग अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का जो ये डॉक्यूमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट का मतलब होता है कि इस दिन सभी लोगों ने ये 3 साल 2 साल 11 महीने 18 दिन की जो चर्चा हुई थी, इस चर्चा में जो भी रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए गए थे, जो भी चीज़ें बनाई गई थी, जो भी डॉक्यूमेंट था, उस पर अपने अपने सिग्नेचर्स किए, उस पर अपनी मुहर लगाई कि येस, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रेडी। लेकिन केवल अडॉप्ट करने से ये प्रोसेस पूरा नहीं होता। इसके लिए हमें इस नियम को पूरे देश पर लागू करना होगा। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जिस दिन भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी कंट्री में लागू हुआ। यानी कि 26 जनवरी से सभी लोगों ने भारत के संविधान में जो भी चीज़ें लिखी हैं उन्हें मानना शुरू कर दिया। उसके लिए वो प्रतिबद्ध थे कि वो इन सब चीज़ों को मानेंगे। सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई एक स्कूल नया स्कूल खुला है, अब स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं 1 जनवरी को।
यानी कि 1 जनवरी को उस स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो 1 जनवरी को रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बुक तैयार कर देते हैं कि भाई इस बुक में जो जो लिखा है वो सारे रूल्स इस स्कूल के सभी लोगों को मानने होंगे। लेकिन अब ये एप्लीकेबल होता है 15 जनवरी से, मतलब बुक तैयार तो हो गई 1 जनवरी में, लेकिन सभी लोग उसे मानना शुरू करेंगे 15 जनवरी से। मान लीजिए ड्रेस कोड है कि आपको ब्लू शर्ट पहन के आनी है, तो 1 जनवरी को ये डिसाइड हुआ कि ब्लू शर्ट पहननी है, लेकिन वो ब्लू शर्ट पहन के आना शुरू कब से होंगे? 15 जनवरी से। तो ये है कि इस दिन से ये लागू हुआ है पूरे स्कूल में। इसी तरीके से जैसे कि हम स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं, ये स्कूल हमारी कंट्री है। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई है ब्रिटिशर से, तो हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक क्रिएट की। उस बुक में लिखा है कि ये चीज़ें इस जो भारत के जो नागरिक हैं उनको मानना पड़ेगा, और ये एप्लीकेबल हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, इसीलिए करते हैं क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे देश में लागू हुआ था। अब चलिए हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हमने जैसे कि बात की है कि एक किसी भी व्यवस्था को सही तरीके से चलने के लिए, किसी भी कंट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी भी क्लास को सही तरीके से चलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की जो होती है नीड होती है। इसीलिए हमारे देश को नीड थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ये बताते हैं कि इस देश के नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस देश में जो गवर्नमेंट है उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। तो इसका काम क्या है, क्या बताएगा हमें? ये हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ये हमें ये बताता है कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी उसके पावर्स क्या क्या होंगे। साथ ही साथ हमें ये भी बताता है, गवर्नमेंट को तो हमने पावर दे दिया, लेकिन हम हमारे जो नागरिक हैं उनको भी हम कुछ पावर्स देते हैं राइट्स के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप बुक पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे फंडामेंटल राइट्स से एक चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है आपके मूल अधिकार। तो ये बात करते हैं सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होने चाहिए। अब एक चीज़ समझिए आप, मान लीजिए हमने गवर्नमेंट को पावर दे दी लेकिन सिटीजन्स को राइट्स नहीं दिए, तो ये गवर्नमेंट आपकी गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है और जाहिर सी बात है करेगी। जब भी किसी के पास पावर दे दी जाती है विदाउट एनी लिमिटेशन, अगर किसी के पास लिमिटलेस पावर है तो एक टाइम के बाद वो उस पावर का गलत इस्तेमाल ज़रूर करता है। तो गवर्नमेंट अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, बेसिक राइट्स, जिसमें ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी, कोई नया रूल, कोई नया रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें वो बेसिक जो अधिकार, जो मूल अधिकार लोगों को दिए गए हैं वो उनसे नहीं छीन सकती, उसका उसे ध्यान रखना होगा। और भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है गवर्नमेंट को डीपीएसपी के फॉर्म में। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम से समझ में आ रहा है कि जब भी कोई स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो पॉलिसी को बनाते समय उसको कुछ डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ें आपको अपनी पॉलिसी में ध्यान रख के चलनी है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटी है उसको वेलफेयर जो है वो वेलफेयर बना सके, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हम इस इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये गवर्नमेंट को पावर्स देता है, ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी,
ये बताता है कि सरकार के पास क्या क्या पावर्स रहेंगी, और ये भी बताता है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। अब ठीक है, हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये फीचर्स हैं, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है। ये बेसिक नॉलेज, हमको एक बेसिक नॉलेज मिल गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है क्यों? Why do we need a constitution? ठीक है, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? अगर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के सरकार बनेगी, सरकार अपने हिसाब से फैसले लेगी, वो किसी के भी अधिकारों का हनन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार को भी पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये पावर देता है गवर्नमेंट फॉर्म करने की। कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग हैं, जो इस भारत के जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनको ये अधिकार देता है कि वो गवर्नमेंट का चुनाव कर सकें। आप देखते ही होंगे 18 और 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं वो वोट देने का अधिकार उनके पास है। तो ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नमेंट, सरकार की जो पावर्स है, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है ताकि कोई भी गवर्नमेंट डिक्टेटर ना बन सके। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन नागरिक जो हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके थ्रू ये जो राइट्स हैं इंडियन सिटीजन के, उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी कंट्री की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, यानी कि हम सभी लोग एक हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है टेरिटोरियल एकता, यानी कि अब देखते हैं ना कि हमारा जो देश है वो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बना हो। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमें कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वो एकजुट खड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है, विभाजित नहीं है। ये है इंटीग्रिटी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये केवल पेन है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। ये है यूनिटी। ये पेन है और ये इसका कैप है। हम इसको एक साथ जोड़ सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। तो अगर ये दो हिस्से हैं जिन्हें हमें जोड़ के रखना है, जो हट तो सकते हैं लेकिन हमें हटाना नहीं है, वो है इंटीग्रिटी। तो टेरिटोरियल जो यूनिटी होती है, जो टेरिटोरियल, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। जो हमारा देश है इंडिया, उसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को भी डिफ़ाइन करता है। कैसे डिफ़ाइन करता है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसी है, हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिखा है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो नेशन है वो नेशन है, वो कंट्री है जहाँ पर जो पावर्स हैं वो लोगों के पास हैं। पावर्स लोगों के पास होने का मतलब ये है कि उस कंट्री का जो लीडर होगा उसको लोग चुनेंगे, उसे चुनने का अधिकार लोगों के पास है। लोग चाहेंगे तो उसे चुनेंगे, लोग चाहेंगे उसे हटाकर किसी और को ले आएंगे। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो नेचर है हमारी कंट्री का, हमारी गवर्नमेंट का, वो डेमोक्रेटिक नेचर कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, यहाँ लोगों के पास पावर्स होंगी, लोग अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट को कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन।
तो एक समाज को, एक कंट्री को सही व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स, कुछ पावर्स, कुछ राइट्स, कुछ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और उसको प्रोवाइड करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे बनाने वाले लोग जो हैं वो पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, जिन पर हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने ये विश्वास रखा है कि वो हमारे लिए जो कुछ भी तैयार करेंगे वो हमें स्वीकार रहेगा। वो विश्वास था लोगों का, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू, इम्पॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत है। ये पूरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलती है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कई तरीके के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी होते हैं और अनरिटन भी होते हैं, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड फीचर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड फीचर है वो है फेडरल बट यूनिटरी, यानी कि वो फेडरल है लेकिन उसके साथ साथ वो यूनिटरी भी है। फेडरल का मतलब होता है, जैसे ये इंडिया है, कंट्री है हमारी, कई स्टेट्स में बटी हुई है, यूपी, एमपी, ठीक है, कई स्टेट्स में ये बटी हुई है। हर स्टेट के पास पावर है रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, या हम कहें कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो हर स्टेट के पास में हैं। ये है हमारा सेंटर, और सेंटर डिवाइडेड है कई सारे स्टेट्स में। ये हुआ आपका फेडरल नेचर, कि जो आपके नीचे सब्सिक्वेंट जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनके पास भी अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर्स हैं, लेकिन सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स हैं। समझ में आ गया ना? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर है, ठीक है। अब घर का मुखिया है, मेन मेंबर, उसके बाद घर के बाकी मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, तो वो घर का हिस्सा ही, उन्हीं से मिलके घर बना है। सबके पास अलग अलग पावर्स हैं डिसीजन मेकिंग की, लेकिन जो मेन जो आदमी है, जो मेन महिला है, उसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स हैं। वो एक्स्ट्रा पावर्स इसलिए हैं ताकि वो इस फैमिली को यूनाइट करके रख सके और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सही से व्यवस्थित तरीके से अप्लाई कर सके। सेम यही चीज़ है, ये है सेंटर और ये है हमारी स्टेट्स। सेंटर के पास पावर्स है, स्टेट्स के पास भी अपनी अपनी पावर्स है, लेकिन सेंटर के पास स्टेट्स से थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। सबके पास पावर है, वो है फेडरल नेचर। सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है ताकि वो यूनिटी मेंटेन करता रहे, वो है यूनिटरी। तो फेडरल बट यूनिटरी। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो फंडामेंटल इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, इनको बेसिक राइट्स भी बोलते हैं। ये वो अधिकार हैं जो गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती है। जैसे हमारे पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं स्वतंत्र तरीके से। इस देश में हमारे मन में जो आ रहा है, हम अगर किसी के काम से खुश नहीं हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, किसी की प्रशंसा करना चाह रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। हम अब कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो भी हम पे डिपेंड करते हैं। वी आर फ्री टू चूज़ विच रिलीजन वी वांट टू फॉलो। हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करना चाहते हैं इसका भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। तो वी आर फ्री। सम बेसिक राइट्स जो हैं जैसे कि है आपका फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, और रिलीजन को लेके हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे पास
घूमने फिरने को लेकर फंडामेंटल राइट्स है कि हम कहीं भी जा सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में, इंडिया का जो सिटीजन है वो मूव कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उसके अलावा ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं अपनी डेली लाइफ में, बेसिक लाइफ में, लेकिन ये हमारे अधिकार हैं जो इस कंट्री ने हमको दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब देखिए राइट्स तो हमें पता है कि ये हमारे अधिकार हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता, एवरीवन जो है वो अलाउ है पब्लिक प्लेसेस पे। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं इस कंट्री के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लीगली इन्फोर्सिएबल हैं। लीगली इन्फोर्सिएबल का मतलब होता है कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप न्याय मांगने जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपकी इन्फोर्सिएबल नहीं हैं, ये बस ड्यूटीज़ हैं। ये एक मोरल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मोरालिटी सिखा रहे हैं कि हम क्योंकि इस देश के नागरिक हैं, इसलिए इस देश के नागरिक होने के साथ साथ हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो डायरेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्टिव्स देता है गवर्नमेंट को कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, कुछ बेसिक डायरेक्टिव्स जो हैं उनको फॉलो करेगी ताकि वो एक वेलफेयर स्टेट बन सके। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जो अपने जो नागरिक हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और उनको जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ जो है वो बनाए उनके लिए, ताकि उनका भला हो और उनमें इम्प्रूवमेंट हो। जैसे कि फ्री जो वितरण होता है अनाज का, ठीक है, फ्री एजुकेशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी DPSP में मेंशन है कि हमको फ्री एजुकेशन देनी है ताकि लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बेसिक एजुकेशन जो है वो अधिकार उनसे छीना ना जाए, उनको वो अधिकार मिले, ठीक है। और तो कुछ कि जब भी कोई फैक्ट्री में या मिल में कोई मज़दूर काम करते हैं तो उनके वर्किंग आवर्स कैसे होने चाहिए, कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वुमेन की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें, ये डायरेक्टिव्स जो हैं वो DPSP में मेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि ये हमें बताता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जिसके 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट। ये याद रखना है आपको, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस है। प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 ऑर्गन्स हैं पार्लियामेंट के। क्या होता है पार्लियामेंट में? इस देश से जुड़े जो भी कानून हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट से उसमें साइन कराया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट की अनुमति ली जाती है, तब जाके वो नियम, वो कानून पूरे देश पर लागू होता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा फीचर है जो हमें बताता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही खूबसूरत जो पार्ट है वो है उसका प्रीएम्बल, जिसमें हमें काफ़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है। उस इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इस इंट्रोडक्शन में ये बताया जाता है कि इस पूरी बुक में किस बारे में बात की गई है, क्या क्या इस बुक के फीचर्स हैं। सेम यही है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, यानी कि ये हमारी जो कंट्री है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कैसी रहेगी। तो इसमें हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की और डेमोक्रेसी की।
डेमोक्रेसी की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, ये कौन बता रहा है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन किसके माध्यम से? प्रीएम्बल के माध्यम से। प्रीएम्बल में लिखा है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जिसका कोई एक धर्म डिसाइडेड नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्री है या हिंदू कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और यहाँ पर जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको चुनने का अधिकार वहाँ के लोगों के पास है, यानी कि लोगों के पास पावर है कि वो डेमोक्रेटिक रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और वो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर बनता है, पीएम बनता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनता है, जो 5 साल तक पूरी कंट्री का जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो भी वर्क है वो देखता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन महज एक किताब नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वो स्ट्रगल है जो हमने इतने सालों तक, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ने में जो स्ट्रगल किया है। तो ये एक महज किताब नहीं है, ये हमारी आज़ादी की कहानी है जिसे इन पन्नों के माध्यम से हमारे लीडर्स ने हमें बताया है। उन्होंने जो कुछ अपने लाइफ में देखा है, जो देखा है ये गलत हो रहा है। अब इतने सालों का जो स्ट्रगल होता है उसमें हमारे लीडर्स को ये समझ आया कि अगर हमारा एक देश स्वतंत्र देश होता है वो देश कैसा होना चाहिए। उन्होंने देखा कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न बना दिया कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे ताकि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अत्याचार या भेदभाव वो सहन न करना पड़े। उनको लगा कि वुमेन और मेन के बीच में बहुत बड़ा जो है वो इसमें डिफरेंस है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। उन्होंने जब वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए तो इस बात का ध्यान रखा कि हर वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर एज के बाद का हर वो व्यक्ति एलिजिबल है वोट देने के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसकी इनकम कितनी है, उसकी पढ़ाई कितनी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति उस पर्टिकुलर एज को अगर क्रॉस करता है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। इन चीज़ों के बारे में जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल की बात करी उसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं कि सेकुलर और डेमोक्रेसी, उसके अलावा भी उसमें एक वर्ड है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं सॉरी, हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट है, अनलाइक ब्रिटेन, वो इलेक्टेड है ना कि नॉमिनेटेड। ठीक है, हम प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक, कंक्लूजन अगर हम बात करें फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके किसके बीच में? सिटीजन एंड गवर्नमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे राइट्स का ध्यान रखो, ये है, ये इनको सेलेक्ट करते हैं, ये कुछ कानून बनाते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चल सके, और उसमें ध्यान रखते हैं कि किसी भी सिटीजन के राइट जो है उसका हनन ना हो। ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके राइट्स जो है वो सेफगार्ड रहें, लीडर्स जो हैं वो अकाउंटेबल रहें। अगर अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो सरकार गिर जाएगी, उसके भी कई सारे प्रावधान हैं। और जो इंडिया की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी देखते हैं, जानते हैं। क्यों देखते हैं? लिविंग का मतलब क्या होता है? जो जीवित है, जिसमें चेंजेस, लिविंग को कैसे आप, कोई भी चीज़ है जिसमें आप रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम जीवित हैं तो जाहिर सी बात है मूवमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे हम अपना जो लोकेशन है वो चेंज करेंगे। तो जहाँ चेंजेस रहते हैं इसका मतलब है वो एक वस्तु जो है वो लिविंग है। कॉन्स्टिट्यूशन
जब से बना है उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, कई सारी नई चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि नए समय की मांग थी। इसलिए ये लगातार चेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये चेंज हमेशा इसमें चेंजेस होते रहते हैं परिस्थितियों और समय के हिसाब से, इसलिए इस डॉक्यूमेंट को हम लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी देखते हैं। आई होप आज का ये जो लेक्चर है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो फर्स्ट चैप्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स दी गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर। थैंक यू एवरीवन।